आइए आज हम स्टडी करेंगे अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल। सन 1916 में कौशल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया। इसे रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिकी सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजन संयोजक इलेक्ट्रॉनों के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के द्वारा होता है। सहभाजन का मतलब शेयरिंग। इस प्रक्रिया में परमाणु अपने संयोजकता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में अगर वो अकेली कक्षा नहीं है तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 इलेक्ट्रॉन अक्रिय प्रभाव एक तरह से प्रकट करता है। यानी हर एक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो फिर एक तरह से पूर्ण हो जाती है उसकी कक्षा। अब ये काम मान लीजिए 8 नहीं है तो दो प्रकार से वो करता है। या तो किसी के पास 9 है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके ट्रांसफर करके यानी दूसरे परमाणु को दे करके 8 कर लेता है, और जिसके पास 7 है उसको 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वह उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो दोनों में 8-8 बाहरी कक्षा में हो जाते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि दो परमाणु हैं, दोनों के पास मान लीजिए 7-7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ये मानते हैं कि दोनों का हक है उसमें, जिसको शेयरिंग कहते हैं। देखिए शेयरिंग लिखा गया है, सहभाजन मतलब बराबर बराबर का अपना हक मानते हैं उस इलेक्ट्रॉन में। तो जिसमें 7 है एक परमाणु में तो वो भी उसके 1 इलेक्ट्रॉन को अपना मान के 8 मान लेता है, और दूसरा परमाणु उसमें 7 है तो उसके एक परमाणु को 1 अपना मान करके 8 मान लेता है। तो वो जो है पूर्ण रूप से मतलब संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इस नियम को अष्टक नियम कहते हैं। अब देखिए सब जो आबंध बन रहे हैं तो आगे हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तब जैसे सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध को इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है। तो सन 1919 देखिए जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सहसंयोजी मतलब बराबर का संयोग है दोनों परमाणुओं का जो आपस में आबंध यानी बॉन्ड बना रहे हैं। तो सन 1919 में लैगम्यूर ने लुईस अभिग्रहितों में संशोधन किया। लुईस अभिग्रहित मतलब लुईस का जो मॉडल था, जो परमाणु में कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि कुछ संशोधन किया लुईस ने। लुईस के अभिग्रहितों में लैगम्यूर ने उन्होंने स्थिर घनीय अष्टक की अवधारणा का परित्याग किया तथा सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग किया। तो लैगम्यूर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने स्थिर घनीय अष्टक, कहने का मतलब ये है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन एक घन मतलब स्थिर घनीय मतलब वो घन के रूप में एक जगह स्थिर रहते हैं इलेक्ट्रॉन। उस अवधारणा को इन्होंने खत्म किया और बताया कि सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड का प्रयोग किया इस शब्द का। लुईस लैगम्यूर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु Cl2 बनने के उदाहरण से समझा जा सकता है। अब देखिए क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 3s2 3p5 है। अब देखिए क्लोरीन में 17 होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 17 को 2, 8, 7 लिखेंगे। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 लिखेंगे। 10 7 17 हो गए। तो ये जो 10 है यहाँ तक 6 4 10 पूरा हो जाता है। तो चूंकि यानी कि बाहरी कोश में 10 यानी का 10 होता है इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं नियान में,
यानी का मतलब नियान जो अक्रिय गैस है, तो 2,8 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक का ये कंप्लीट है, अष्टक यानी पूर्ण है। अब ये केवल इतना बाहरी कक्षक बचता है, तीसरी कक्षा है, ये यस उपकक्षक है और ये पी उपकक्षा है। तो जो है इसमें यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 5 है। तो इसीलिए देखिए इसने यानी लिख करके ब्रैकेट में 3s2 3p5 लिख दिया है। कहने का मतलब ये है कि अंदर की जो कक्षाएं पूर्ण है तो उनको यानी लिख दिया, क्योंकि यानी अक्रिय गैस है और उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 7 की बजाय 8 हो जाता तो 18 होता, चूंकि आर्गन में 18 होता है और अक्रिय है तो ये आर्गन लिख देता डायरेक्ट। तो इन बातों को समझना है, आगे एग्जाम्पल आएंगे तो हम लोग समझेंगे। तो वही कह रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 3s2 3p5 है, अर्थात क्लोरीन परमाणु में आर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जाहिर सी बात है कि बाहरी कक्षा में देखिए 5 2 7 है, अगर 8 हो जाए तो अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि आर्गन में 18 होते हैं, अक्रिय गैस है। तो वही कह रहा है कि अर्थात क्लोरीन परमाणु में आर्गन के विन्यास को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आर्गन 18 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और या परमाणु क्रमांक कहें, और वो अक्रिय गैस है। तो हर एक कुल मिलाकर के तत्व या परमाणु अक्रिय रहना चाहता है। तो Cl2 अणु के बनने को 2 इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के रूप में समझा जा सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया था कि 7 है तो ये 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन भी अपने उस दूसरे वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपना मान के 8 मानेगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी पहले वाले क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन को अपना मान के 8 काउंट करेगा। तो दोनों अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दोनों अपना मानेंगे और इस प्रकार से बॉन्ड यानी बंध बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया में दोनों क्लोरीन परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म में 1 इलेक्ट्रॉन का योगदान करते हैं। सहभाजित जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बॉन्ड बनेगा, वो पहला वाला दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपना मानेगा दूसरे क्लोरीन के, और दूसरा वाला पहले वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपना मानेगा, तथा उनके बाह्य कोश करीबी उत्कृष्ट गैस अर्थात आर्गन का अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, तो इस फिगर से साफ समझ में आ रहा है कि इस क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी बाहरी कक्षा में 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये देखिए आपस में मिल करके बंध बनाते हैं, जिससे ये दोनों क्लोरीन आपस में बंधे रहते हैं। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्लोरीन को अपना मानता है और 2 2 4 2 6 2 8 काउंट करता है, और ये क्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपना मानता है और 2 2 4 2 6 2 8 काउंट करता है। तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक कंप्लीट है, इसमें भी अष्टक कंप्लीट है। तो Cl में एक बॉन्ड बन गया Cl के साथ, तो Cl के बीच में एक ये सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध बन गया। तो 2 क्लोरीन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन का संयोजन हो रहा है, सहयोग हो रहा है, इसलिए सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम दिया गया। अब देखिए यहाँ बिंदु इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं, जो डॉट डॉट लिखा गया बनाया गया वो बिंदु जो है इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करते हैं। ये संरचनाएं लुईस बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। तो यही जो बिंदु हैं इन्हीं को लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। अन्य परमाणुओं अन्य अणुओं के लिए भी लुईस बिंदु संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जिनमें अब देखिए क्लोरीन परमाणु थे आपस में मिल गए तो अणु बन गए, इसलिए यहाँ पर अणु शब्द लिखा गया है। तो इसलिए कह रहा है कि अन्य अणुओं के लिए भी लुईस बिंदु संरचनाएं लिखी जा सकती हैं, जिनमें संयुक्त होने वाले परमाणु समान अथवा भिन्न हो सकते हैं। इसके लिए मुख्य नियम निम्नलिखित है। तो देखिए क्या क्या नियम है उनको समझ लेते हैं। तो पहला नियम तो ये है कि प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य 1 इलेक्ट्रॉन युग्म के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है,
उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 का मतलब जोड़ा, जोड़ा को ही युग्म कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक आबंध का निर्माण परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु को, तो दोनों मिलके एक युग्म बनाएंगे यानी जोड़ा के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। अगला पॉइंट क्या है, संयुक्त होने वाला प्रत्येक परमाणु सहभाजित युग्म में एक एक इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के रहते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के फलस्वरूप संयुक्त होने वाले परमाणु अपने बाह्य कोश में उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। यह ऐसी बात है कि 8 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे तो उत्कृष्ट गैस यानी अक्रिय गैस का जैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे और वो अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार जल तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणुओं के आबंधों के निर्माण को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें पानी और कार्बन टेट्राक्लोराइड के परमाणुओं को बनता दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए ये पानी है, पानी का मतलब H2O। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में का परमाणु क्रमांक होता है O8 8, O का होता है 8। तो अगर 8 को लिखें तो 2,6 लिखेंगे। इसका मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बाहर 8 पूरा करने के लिए। हाइड्रोजन का तो 1H1 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन का इसने उपयोग किया ऑक्सीजन ने, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बाहर 8 पूरा करने के लिए यानी ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन का इसने उपयोग किया, क्योंकि प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हाइड्रोजन का उपयोग किया। तो देखिए एक H में ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो चूंकि हमने बताया था कि जब एक ही कक्षा हो तो 2 इलेक्ट्रॉन ही अष्टक कंप्लीट माना जाता है। जैसे हीलियम है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन है, 2He4 लिखा जाता है, यानी उसका परमाणु क्रमांक 2 है, यानी उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्षा अगर अकेली है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब भी अष्टक कंप्लीट माना जाएगा। तो हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का उसने अपना मान लिया, तो 2 मान करके ये भी खुश है, यानी इसका अष्टक कंप्लीट है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपना मान करके ये हाइड्रोजन भी खुश है। और ऑक्सीजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अपना मान लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का अपना मान लिया, तो 6 थे, 2 इनके हो गए तो 8, यानी इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए 2 की जरूरत थी तो 2 हैं, इसके लिए 2 की जरूरत थी तो 2 हैं, इसके लिए 8 की जरूरत थी। तो ये पूरा देखिए जो सर्किल बनाया गया वृत्त, ये पूरे इलेक्ट्रॉनों को साथ में घेरते हुए कि ये सब 8 ऑक्सीजन ही अपना मान रहा है। तो इस प्रकार से अष्टक कंप्लीट हो गया। तो H परमाणु इलेक्ट्रॉनों का डुप्लेट यानी द्विक प्राप्त करते हैं, He विन्यास यानी हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तब भी वो अक्रिय है, तथा ऑक्सीजन ऑक्टेट प्राप्त करता है। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंटा का मतलब होता है 5, हेक्सा का मतलब होता है 6, हेप्टा का मतलब होता है 7, ऑक्टा का मतलब होता है 8, नैनो का मतलब होता है 9। तो टेट्रा का मतलब 4, तो 4 क्लोरीन चूंकि कार्बन से संयोग कर रही हैं, इसलिए इस यौगिक का नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन तथा चारों क्लोरीन परमाणुओं में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अष्टक प्राप्त करते हैं। कैसे, इसको देख लेते हैं। अब देखिए क्लोरीन में अभी हमने बनाया था 2, 5, 7, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 है, इसका मतलब 1 की जरूरत है। तो ये क्या करता है, कार्बन, कार्बन का 6 होता है, C का 6 होता है, C का जो है 6 होता है। तो 6 का अगर हम लोग बनाएं तो 2, 4 बनाएंगे। इसका मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास, क्लोरीन का 17 होता है, Cl 17,
2,8,7। तो अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो कार्बन में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 की जरूरत है, अब क्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हर क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो चूंकि 4 की कमी है तो 4 क्लोरीन से संयुक्त होकर के कार्बन अपना अष्टक कंप्लीट करता है। तो इसलिए देखिए हर क्लोरीन का 1 सहयोग करता है, तो इस कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लोरीन के पास 7 है, तो हर कार्बन ये कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ सहयोग करता है, तो क्लोरीन का भी अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका भी अष्टक कंप्लीट, इसका भी, इसका भी, इसका भी और कार्बन का भी। तो इस प्रकार से आबंध बनते हैं। अब आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रायः संयुक्त 2 परमाणु एकल सहसंयोजी आबंध द्वारा आबंधित कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा, तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी एकल बंध। कई यौगिकों में परमाणुओं के बीच बहु आबंध यानी मल्टीपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिनमें एक से ज्यादा आबंध पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बहु आबंधों का निर्माण 2 परमाणुओं के मध्य 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों के सहभाजन के फलस्वरूप होता है। तो जाहिर सी बात है कि 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो उतने बॉन्ड अधिक बनते चले जाएंगे। 2 परमाणुओं के मध्य यदि 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन है तो उनके बीच का सहसंयोजी आबंध द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड कहलाता है। अगर 2 युग्म है यानी 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। उदाहरणार्थ कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य 2 द्विआबंध उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं एग्जाम्पल में। इसी प्रकार एथीन के अणु में 2 कार्बन परमाणु एक द्विक आबंध द्वारा बंधित होते हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो देखिए कार्बन है, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 की जरूरत है, तो 2 इस ऑक्सीजन से लिया, 2 इस ऑक्सीजन से, अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2,8,6 लिखा जाएगा। बाहरी कक्षा में 6 है यानी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग इसने किया, तो 2 4 2 6 2 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग में भाग ले रहे हैं। तो चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंध बना लेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बंध बना लेंगे, यानी द्विबंध बनेगा। इसी प्रकार इधर भी द्विबंध बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन द्विबंध यहाँ इधर बन गया, डबल बॉन्ड इधर भी बन गया, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उनको वैसे ही बना दिया गया। अब देखिए इसी प्रकार एथीन यानी C2H4 का अणु जो है उसके बारे में देखते हैं। तो C2H4 में क्या है, C के 2 हैं। अब C में 4 बाहरी कक्षा में होते हैं, तो उसको 4 की जरूरत है, तो उसने क्या किया कि 4 हाइड्रोजन से संयोग किया, 4 हाइड्रोजन से, और साथ में मतलब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और दोनों कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 4 हैं। तो ये क्या किए, 2 आपस में भाग ले लिए, बाहरी कक्षा के 2 आपस में एक दूसरे में शेयर किए, सहभाजित किए, तो ये 4 हो गए, और 4 2 इनके खुद के 6 हो गए, और 2 जो घटे तो हाइड्रोजन में चूंकि बाहरी कक्षा में 1 होता है तो उससे संयोग करके ये लोग अपना अष्टक कंप्लीट कर लिए। तो देखिए 2 2 4 4 8। इस कार्बन के लिए देखें तो 2 2 4 4 8। तो इस कार्बन का भी अष्टक कंप्लीट है, इस कार्बन का भी अष्टक कंप्लीट है, और हाइड्रोजन के हीलियम बनने के लिए 2 चाहिए, तो एक कार्बन का लेकर के एक इसके पास कुछ था, तो इसका भी अष्टक कंप्लीट है, इसका भी डुप्लेट यानी अष्टक ही मान सकते हैं, इसका भी कंप्लीट है, इसमें भी 2 है। तो इस प्रकार से इसका काम चला। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन चूंकि भाग लिए हैं आबंध में, तो यहाँ पर 4 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना आबंध बनाएंगे, 2 ये,
तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बीच 2 ही इलेक्ट्रॉन है यानी एक युग्म है, तो एक बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए सब जगह एक बॉन्ड ही बनाया गया। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि जब संयोजी परमाणु के मध्य 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन होता है, जैसे N2 अणु के 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य या एथाइन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य है, तब उनके मध्य एक त्रिका बंध बनता है। तो जाहिर सी बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएंगे, यानी युग्म का मतलब जोड़ा, तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा यानी त्रिका बंध बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के बीच अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन में 7n14 लिखा जाता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2,5 होगा। 2,5 हुआ तो 5 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन को भी 3 और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपस में नाइट्रोजन मिल करके यहाँ पर 3 का आपस में सहभाजन करते हैं और 2 इधर अपने खुद के रहते हैं। तो ये जो है इसका अगर गिना जाए तो 6 2 8 हो जाता है, इसका गिना जाए तो ये भी 6 2 8 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये त्रिक बंध बना करके स्थायी हो जाता है, अपना अष्टक कंप्लीट कर लेता है। तो देखिए N2 हो गया। अब इसी प्रकार देखिए एसिटिलीन यानी C2H2 की बात करें तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, 4 की जरूरत है। तो 3 तो देखिए वो आपस में अपने, ये कार्बन इसके 3 को अपना मानता है, ये कार्बन इसके 3 को अपना मानता है। अब बचा 1, क्योंकि बाहरी कक्षा में 4 है, तो 1 जो है इस हाइड्रोजन के 1 को अपना मान करके 6 2 8 कंप्लीट कर लेता है। और ये हाइड्रोजन का भी एक ही कक्षा है, तो 2 हो जाएंगे तो भी हीलियम की तरह अक्रिय हो जाएगा। तो ये भी 2 अपना मान लेता है, इसके एक कार्बन को के इलेक्ट्रॉन को और एक अपना इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बन गया। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बनेगा, तो सिंगल लगा दिया गया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो सब एक एक युग्म वाले एक एक बंध बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 बंध बन गए। तो C2H2 अणु इस तरीके से आबंध के रूप में हम दिखा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, लिखा है सरल अणुओं का लुईस निरूपण यानी लुईस संरचना है। तो लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसके बारे में अब हमको पढ़ना है। तो लुईस बिंदु संरचनाओं द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्मों तथा अष्टक नियम के अनुसार अणुओं एवं आयनों में आबंधन का चित्रण किया जाता है। यद्यपि यह चित्रण अणु में आबंधन तथा उसकी प्रकृति को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता, परंतु इसके आधार पर अणु के विरचन यानी फॉर्मेशन तथा उनके गुणों को पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता मिलती है। तो ये कहने का मतलब है कि जो लुईस संरचनाएं हैं, लुईस स्ट्रक्चर हैं, ये कोई परमाणु कैसा होगा इसके बारे में स्पष्ट रूप से तो नहीं बताती है, लेकिन फिर भी उसके गुणों में पर्याप्त सीमा तक समझने में सहायता करती है। इन्हें निम्नलिखित पदों के आधार पर लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार से लुईस संरचना को हम लिखेंगे उसको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है हमारा। पहला पॉइंट कह रहा है कि लुईस संरचना लिखने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुग्मित होने वाले परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग द्वारा प्राप्त की जाती है। तो कह रहा है कि लुईस संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन हैं संयुग्मित हो रहे हैं, तो उसमें परमाणु जो संयुग्मित होने वाले परमाणु हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके प्राप्त की जाती है। जैसे उदाहरण दे रहा है कि CH4 अणु में कुल 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के तथा 4 हाइड्रोजन के परमाणु से उपलब्ध होते हैं। तो C की बाहरी कक्षा में 4, क्योंकि 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2,4 लिखेंगे। और 4 हाइड्रोजन से संयोग किया है तो 4 हाइड्रोजन के हो गए, 4 कार्बन के। तो इस प्रकार से बता रहा है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लिए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पता करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है
कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में ऋणायनों के लिए प्रति ऋणावेश एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ऋणायन है अगर, तो हमने बताया था कि ऋणायन का मतलब है कि कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उसके पास लाया गया है या आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन चूंकि एक्स्ट्रा है तो उसको जोड़ा जाता है। तो वही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार धनावेश का मतलब है कि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो निकलने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया जाता है। उदाहरणार्थ CO3-2 आयन के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के योग में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए जाते हैं। तो अगर संयोजकता इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है CO3 का, तो ये जो -2 लगा है तो इस 2 को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो अब देखिए, जैसे CO3-2 आयन पर उपस्थित 2 ऋणावेश यह दर्शाते हैं कि इस आयन में उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो -2 का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में संयोग किए हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, तो उनको -2 के रूप में लिख दिया गया। इसी प्रकार NH4+ आयन का उपस्थित +1 आवेश एक इलेक्ट्रॉन की हानि को दर्शाता है। तो NH4+ में जो निगेटिव धन का चिन्ह लगा है, ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। अतः NH4+ आयन के लिए उदासीन परमाणुओं द्वारा दिए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन घटाया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान देना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संयुक्त होने वाले परमाणुओं के रासायनिक प्रतीकों तथा अणु की आधारभूत संरचना मतलब जैसे हम खड़े नहीं हो सकते अगर हड्डियों का ढांचा ना हो, तो इसीलिए आधारभूत संरचना को अंग्रेजी में स्केलेटल स्ट्रक्चर कह रहा है। स्केलेटल का मतलब हड्डियों का ढांचा, हड्डी वाला तंत्र। अर्थात कौन से परमाणु किन परमाणुओं के साथ आबंधित हैं, इस बात का ज्ञान होने पर परमाणुओं के बीच सभी इलेक्ट्रॉनों का वितरण आबंधित सहभागी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में तथा संपूर्ण आबंधों की संख्या के अनुपात में सरल हो जाता है। तो अगला पॉइंट है, देखिए कि सामान्यतः अणु में न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान पाता है। हाइड्रोजन तथा फ्लोरीन के परमाणु साधारणतया अंतस्थ स्थान यानी टर्मिनल पोजीशन पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस भी परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, एक चीज याद कर लीजिए कि FON, इसको बस याद रखिएगा फोन से। फोन आपके पास हमेशा रहता है, मोबाइल। तो ये फ्लोरीन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और इन तीनों में सबसे कम नाइट्रोजन। तो ये अगर आपको क्रम याद रहेगा तो बड़ा अच्छा काम होगा, बहुत फायदे की चीज है, तो इसको हमेशा याद रखना है। तो वही कह रहा है कि साधारणतया न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु केंद्रीय परमाणु का स्थान लेता है। तो जो भी कम विद्युत ऋणात्मक होगा उसको केंद्र में रखेंगे इस लुईस संरचना बनाते समय, और जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसको टर्मिनल यानी बाहर की ओर रखेंगे। और इसने बता भी दिया कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये जो है साधारणतया अंतस्थ स्थान यानी टर्मिनल पोजीशन पाते हैं, यानी बाहर रहते हैं, केंद्र में नहीं रहते। जैसे NF3 तथा CO3-2 में क्रमशः नाइट्रोजन तथा कार्बन केंद्रीय परमाणु के रूप में लिखे जाते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था फोन, तो फ्लोरीन का ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, नाइट्रोजन की कम है, तो इसलिए नाइट्रोजन केंद्र में रहेगा, फ्लोरीन बाहर रहेगा। CO3-2 में फोन FON, O का मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसलिए विद्युत ऋणात्मक का मतलब ऋण चार्ज को रखने की ज्यादा क्षमता है, तो ऑक्सीजन में ऋण चार्ज को रखने की ज्यादा क्षमता है, इसलिए बाहर रहेगा, कार्बन केंद्र में रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीजों को जो लुईस संरचना है लिखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है
कि एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंध के लिए किया जाता है या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के रूप में रहते हैं। तो इसको ध्यान देना कि एकल आबंधों के लिए सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने के पश्चात शेष इलेक्ट्रॉन युग्मों का उपयोग या तो बहु आबंध के लिए किया जाता है, यानी ज्यादा बंध बन जाएंगे, या वे एकाकी इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं, या उसी में डॉट डॉट के रूप में एक अकेले इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं। आधारभूत आवश्यकता यह है कि प्रत्येक आबंधित परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेट यानी अष्टक पूरा हो जाए। कुछ अणुओं तथा आयनों की लुईस बिंदु संरचनाओं को सारणी 4.1 में दिया गया। तो ये देखिए कुछ बनाया गया, जैसे H2 है तो H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे H में भी एक होगा। तो डॉट डॉट देखिए बनाया गया, तो इस प्रकार से। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो सिंगल बॉन्ड होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो जो है ये अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन को संयोग किया, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन का संयोग किया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अगर बांध बनाएंगे तो 2 बंध बनेंगे, और जो शेष इलेक्ट्रॉन है उनको देखिए डॉट डॉट के रूप में बना दिया गया, जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा। इसी प्रकार ओजोन को देखते हैं, O3 को। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े थे, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सहयोग किए, 2 यहाँ पर सहयोग किए। तो इसमें भी देखिए 6 4 10 हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो यहाँ पर 10 हो रहे हैं। 4 2 6 2 8 2 10। तो जाहिर सी बात है कि अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक ऋणावेश लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ऋणावेश लगा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए ऋणावेश लगाया अभी। यहाँ पर देखते हैं तो 4 2 6 2 8। अब देखिए यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर ऋणावेश लगाया है। तो चूंकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर प्लस चार्ज लगाया गया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अंग्रेजी वाले वर्णन उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए धन चार्ज ज्यादा स्पष्ट है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगाया गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 4 है तो एक युग्म में एक बंध बनेगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पर क्या है कि एक यहाँ पर माइनस लग गया, एक प्लस लग गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आबंध बना, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। प्लस माइनस ये आपस में एक आबंध माना जाता है। तो ये प्लस और माइनस लिखें, चाहे एक आबंध बनाए। तो यहाँ पर प्लस लिखा है, यहाँ पर माइनस, तो ये जो है एक आबंध नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ हम लोग संरचनाओं को बनाते हैं। तो कैसे बनाना है ये चीज़ हमको समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है, इसमें 6 हैं, 2 इस ऑक्सीजन के पूरा करके ये 8 कर लिया। इसी प्रकार ये जो ऑक्सीजन है इसके 2 को लेकर के इसने अपना 8 कंप्लीट कर लिया। अब बात इस ऑक्सीजन की, तो इसमें 10 हो जा रहे हैं। अगर ये इसके साथ संयोग करता है तो इसमें 10 हो जा रहे हैं। 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाले वर्णन इसमें ज़्यादा अच्छा स्पष्ट है। यहाँ पे 10 नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 2 4 2 6 2 8 ही है। यहाँ पर भी वैसे भी बनाएंगे तो वह नहीं होगा, यही हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये 10 कैसे हो रहे हैं। तो जब बाहरी कक्षा में 2 ही कम है, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 8 को लिखेंगे तो 2 कम 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार से सब में अष्टक कंप्लीट है। बस ये है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड बनाएंगे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ भी बना देंगे तो इसको सोचिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपना मान रहा है, तो 4 ये हो गए, 2 6 6
और एक बांड है तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका भी अपना मान रहा है तो 8 तो कंप्लीट हो गए। 4 2 6 और 2 इस बांड के 8, ये सबको अपना मान रहा है। अब अगर यहाँ पे डबल बांड बना देंगे तो 4 4 8 2 10 ज़्यादा हो जाएंगे 8 से, इसलिए एक ही बांड बनाया है, इसमें प्लस लिख दिया और इसमें माइनस लिख दिया। तो अब ये 2 2 4 2 6 और ये बांड के 2 तो 8 इसके भी हो गए, 4 2 6 और ये बांड के 2 8 इसके भी हो गए, 2 2 4 और ये पूरे डबल बांड के 4 8 इसके भी हो गए। तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस। तो इस प्रकार से हम लोगों को समझना है। अब देखें NF3 तो आसानी से समझ में आएगा। N का मतलब नाइट्रोजन, तो 7 N 14, इसमें 5 होते हैं, 3 की ज़रूरत है। तो फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 होता है, क्योंकि फ्लोरीन में 9 होते हैं, तो 2, 8, 1, तो बाहरी कक्षा में 1 है, तो फ्लोरीन में बाहरी कक्षा में 1 है। नाइट्रोजन में 5 है, तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 5 3 8, इसका अष्टक कंप्लीट हो जाए। इसलिए फ्लोरीन के 3 परमाणुओं से संयोग करता है, सबके एक एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो 3 इसके नाइट्रोजन के मिल जाते हैं, तो इसलिए 5 3 8 इसका कंप्लीट हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के फ्लोरीन के पास ज़्यादा है, तो वो नाइट्रोजन को देने में इसको कोई हर्ज भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गए, फ्लोरीन के भी 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो गए, इस फ्लोरीन के भी 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, नाइट्रोजन के भी 8 कंप्लीट हो गए। अब देखिए फ्लोरीन नाइट्रोजन से जब संयुक्त हो रहा है तो चूंकि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से ही संयोग करके सिंगल बांड बनाता है। तो देखिए सिंगल सिंगल बांड हो गए और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उनको डाट करके बना दिया गया। इसी प्रकार CO3-2 में देखिए C है, ये O है, ये O है, ये O है। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन में 4, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो जाए। तो देखिए वो क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, तो 4 इसके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो 4 खुद ही हैं, 4 और हो गए तो इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। तो चूंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता भी है, क्योंकि बराबरी का साझा सहभाजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन देता है तो 1 इसका लेता है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल सिंगल डबल डबल। अब जो एक्स्ट्रा है उनको वैसे ही डाट करके लिख दिया गया। इसी प्रकार HNO3 में देखते हैं, तो HNO3 में क्या होता है कि नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में 3 चाहिए, तो 3 परमाणु से सहयोग लेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, तो 3 से सहयोग लिया। अब 3 से सहयोग लिया और 3 से सहयोग लिया, तो इस ऑक्सीजन से क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और इन दोनों से 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉनों का, 5 हैं इसके पास। इसी प्रकार अगर इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो ये ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन से किया तो 6 1 7 हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस नाइट्रोजन किया तो 7 1 8 हो गया, तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का साझा है तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है तो इसमें 4 2 6 2 8 2 10 हो रहे हैं, नाइट्रोजन में 10 हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये 10 नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अष्टक कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या किया गया, तो हमने बताया था फोन FON, तो इसका मतलब वो पहले है तो O का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, यानी O इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा, तो इसलिए O को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, यानी निगेटिव चार्ज दे दिया गया। निगेटिव ये बता रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 10 हो रहे हैं तो इसने दिया है, तो इसलिए इसमें प्लस लगा दिया गया कि
हमारे अंदर कमी आई है और हमने दिया किसको है, ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीजन में निगेटिव चार्ज लगाया गया। अब ये ध्यान देना है कि कभी निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन में नहीं लगाना, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रखेगा, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज लगेगा। हाँ, अगर ये ऑक्सीजन ना हो करके कोई ऐसा परमाणु होता है जो नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता, तब हम ऐसा लिख सकते थे। तो यहाँ पर देखिए स्टार करके लिखा है कि प्रत्येक H परमाणु हीलियम का विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का डुप्लेट प्राप्त करता है, तो 2 में ही ये स्थायी रहता है, यानी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब आ जाता है उदाहरण नंबर 4.1। तो इसकी स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।